जय हिंद स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस सर्विसेज की इस वीडियो सीरीज में। और हम एनडीए और सीडीएस एग्जामिनेशंस के लिए स्टडी कर रहे हैं हिस्ट्री सब्जेक्ट को। तो मैं राजीव शर्मा आज के इस लेक्चर को शुरू करता हूं। आज के लेक्चर में हम एक ऐसा टॉपिक लेने जा रहे हैं बेसिकली जिसे स्किप कर दिया जाता है, मतलब हम अपनी स्टडीज में भी नहीं पढ़ते और ज्यादातर बुक्स में भी इसके बारे में कुछ खासी अच्छी डिटेलिंग नहीं दी जाती है। तो अगर हम इस सब्जेक्ट के विषय में बात करते हैं, दैट सब्जेक्ट इज मेगालिथिक एज या मेगालिथिक कल्चर बोल सकते हैं। एक प्रकार की संस्कृति है, महापाषाण संस्कृति के नाम से इतिहास में जानी गई है। ऑल दो देखा जाए तो इसका कनेक्शन थोड़ा सा टूटता है, क्योंकि अभी तक हमने जो स्टडी किया है अपने प्रीवियस लेक्चर्स तक वो स्टोन एज के बारे में था। स्टोन एज जो है उसको हम देखते हैं कि वो मैक्सिमम टाइम पीरियड में जाकर के 2500 बीसी यानी कि 2500 ईसा पूर्व के समथिंग समाप्त हो जाती है, खत्म हो जाती है। लेकिन अगर हम मेगालिथिक कल्चर की बात करते हैं तो ये शुरू होती है 1500 बीसी से, यानी कि स्टोन एज के खत्म होने और मेगालिथिक कल्चर के शुरू होने में तकरीबन 900 से 1000 साल यानी 900 से 1000 ईयर्स तक का डिफरेंस आता है। फिर भी हम अपने इस एक्चुअली रिदम को बोल दें या एक सीरीज ऑफ स्टडी को बोल दें, उसको ब्रेक करते हुए मेगालिथिक कल्चर को पहले ले रहे हैं। तो अब आप कहोगे कि सर आप इसको बीच में क्यों घुसा रहे हो? भैया उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। पहली चीज तो यह है कि जो मेगालिथिक कल्चर है इसके बारे में ज्यादा बात नहीं की जा रही। दूसरी चीज ये है कि मेगालिथिक कल्चर जो है वो इतना सिंपली वर्ड्स में डिफाइंड नहीं है। हमारे ह्यूमन ब्रेन के साथ एक बहुत बेसिक सिंपल सी चीज है, या जो एक बोल सकते हैं सिंपल सी समस्या है, वो समस्या ये है कि जो चीज हम लोगों ने देखी सुनी पढ़ी अच्छे से समझी हुई नहीं होती है तो वो चीज से हम अपना लगाव नहीं लगा पाते और हमें वो चीज हमेशा मुश्किल लगने लगती है। हालांकि मुश्किल है नहीं कोई खासी, दैट इज नॉट सच डिफिकल्ट थिंग। तो मेरा विचार ये था कि हम अगर इस सब्जेक्ट को सिर्फ एक ही क्लास में एक छोटे से टर्म में बहुत शॉर्टली लेकिन इफेक्टिव वे में इसको खत्म कर लेंगे तो आपका उसके लिए एक डर खत्म हो जाएगा, जिसकी वजह से हम एक ओरिएंटेशन अगर बनता भी है तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। कहने की बात यह है कि भाई वैक्सीन लगा के चलो, क्या पता कब क्या हो जाए, कौन सी बीमारी आ जाए। तो बेसिकली अगर हम इसकी बात करते हैं, वी आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट टू इंक्रीज अवर सिलेबस सो दैट हम ईच एंड एवरी पॉइंट जो है उसे कवर अप करते हुए अपनी क्लासेस में चलें। तो बिना देरी किए हम इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं और मेगालिथिक एज को देखते हैं, बाकी बातें हम बाद में कर लेंगे, ठीक है। आज का टॉपिक हमारा है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, मेगालिथिक एज। हिंदी वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो इसे महापाषाण काल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कहते ही हैं, तो महापाषाण काल हम इसे कहते हैं। अब जैसा कि आपको नाम से पता है, क्योंकि मैं स्टोन एज के ठीक बाद इसे इसलिए अंदर घुसा रहा हूं आपके लेक्चर्स में, क्योंकि देखो ये भी बेस्ड ऑन लिथिक एज है और वो भी लिथिक एज था, तो लिथिक एज से लिथिक एज का कनेक्शन चलता रहेगा तो ज्यादा अच्छा है ना। तो बेसिकली मैंने आपको बताया था कि जो हिस्टोरिकल एजेस हैं उन एजेस को हमने एविडेंसेस के बेसिस पर डिवाइड किया है, और बेसिकली बेस्ड ऑन द टूल्स व्हिच वर यूज्ड बाय द ह्यूमन, है ना। तो जो टूल्स है, जो औजार है, जो उपकरण है, या जो डिस्कवरीज ह्यूमन ने की हैं फ्रॉम द नेचर, जैसे कि मेटल्स के बारे में बात की जाए, सबसे पहले तो पत्थर निकाला, उसके बाद क्या निकाला? कॉपर, तांबा। मैंने आपको बताया नियोलिथिक एज यानी नवपाषाण काल में सबसे पहला डिस्कवर्ड मेटल ह्यूमन का जो है वो कॉपर है, और उसके बाद कौन सा आता है तो वो आयरन एज है। तो मेगालिथिक एज जो है इसके बारे में सबसे पहली चीज आपको ये याद रखनी है कि ये आयरन एज यानी कि लौह युग या लौह काल का समय है। मतलब इस समय पर आयरन की डिस्कवरी हो चुकी थी, क्योंकि इस समय के जो खुदाई यानी कि जो डग किए हुए पिट्स मिलते हैं आपको, जो गड्ढे मिलते हैं या जो पत्थर मिलते हैं, उनकी कटिंग देखी जाए, जमीन की खुदाई का अगर इंस्पेक्शन किया गया है तो उसमें यह पता चला है कि किसी भी पत्थर के टूल से या किसी कॉपर से या किसी और चीज से इतना अच्छा काम किया ही नहीं जा सकता था जितना अच्छा काम लोहे से किया जा सकता था। तो हम लोगों ने ये कंक्लूजन बनाया कि डेफिनेटली इन लोगों को लोहे की जानकारी थी, इन लोगों ने डेफिनेटली लोहे की कुल्हाड़ियां यूज की होंगी या कुछ और खुदाई वाले उपकरण या टूल्स यूज किए होंगे, या कि फिर हम लोग ये मानते हैं, वी कंसीडर स्ट्रांगली दैट they were using some other tools like the arrows and the bows made up of the iron, right? तो हंटिंग के लिए भी इन्होंने इसका इस्तेमाल किया होगा। और खुदाई को देख करके हमें पता चलता है कि क्योंकि इतने गहरे गड्ढे देखे जाएं या पत्थरों के इतने बड़े बड़े हिस्सों को काटना ये पॉसिबल नहीं था बिना आयरन के या बिना लोहे के। तो हम ये मानते हैं कि आयरन एज, और आयरन एज का टाइम पीरियड की कब आयरन डिस्कवर हुआ है, ये 1500 बीसी से 500 बीसी के टाइम पीरियड की बात मानी गई है, यानी कि 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के बीच में। तो डेफिनेटली अगर आयरन एज को हमने इस पार्ट में माना है तो फिर मेगालिथिक कल्चर भी इसी पार्ट में आया होगा। ये भी हो सकता है कि स्टोन रिलेटेड हो, लेकिन ये हमारे अजम्पशंस पर बेस्ड है, क्योंकि मैंने बताया ना हम पढ़ रहे हैं प्री हिस्टोरिक एरा, और प्री हिस्टोरिक एज जो है वो ऐसी एज है जिसके रिटर्न प्रूफ्स हमें नहीं मिले। तो क्योंकि रिटर्न प्रूफ्स मिले नहीं है तो फिर हम लोग उस पर एक एक्यूरेसी से फैक्ट्स को फाइनलाइज नहीं कर सकते। तो हमें
एजम्पशंस पर बेस्ड स्टडीज करनी होती है। तो वही एक एजम्पशन है कि ये आयरन एज का रहा होगा। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं लाइक जैसे कॉपर एज आई है और कॉपर एज में आपका चैल्कोलिथिक पीरियड या नियोलिथिक पीरियड डेवलप हुआ, ये आयरन एज की बात कर रहे हैं। अब ह्यूमन ने आयरन को डिस्कवर कर लिया मेगालिथिक एज में जाकर। अब दूसरा सवाल हमारे सामने इसको देख करके ये आता है कि ये जो मेगालिथिक एज आपने लिखा है सर, ये मेगालिथिक एज बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ? जैसे हमें समझ में आया, आपने बताया कि स्टोन एज है और स्टोन एज में 3 डिफरेंट क्लासिफिकेशंस हमने किए थे, पैलियोलिथिक, फिर मीजोलिथिक और फिर नियोलिथिक। पैलियो का मतलब पुराना था, लिथिक का मतलब स्टोन था, मीजो का मतलब मिडिल था, लिथिक का मतलब स्टोन था, नियो का मतलब न्यू था, लिथिक का मतलब स्टोन था। तो जब हम इसकी बात करते हैं, जब हम इसमें आते हैं, तो बेसिकली हमें क्या देखना होता है कि यहां पर हम 2 वर्ड्स का यूज कर रहे हैं, एक तो हो गया मेगा और एक हो गया लिथिक। लिथिक के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, लिथिक का मतलब क्या होता है? लिथिक का मतलब होता है स्टोन, राइट? लिथिक का मतलब क्या होता है? लिथिक का मतलब होता है स्टोन, यानी कि पत्थर। तो ये पाषाण तो है ही है, ये पाषाण काल तो है ही, ये तो तय है। जब हम बात करते हैं मेगा की, जब हम किसकी बात करें? मेगा की, तो मेगा का मतलब होता है लार्ज, ग्रेट, बड़ा, राइट? तो हम जब बात कर रहे हैं मेगा की, तो ये है बड़ा, इसे हम हिंदी में महा कह सकते हैं, साइज में बहुत बड़ा। तो ये जो एज है, इस एज के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, तो ये वो एज है जिस एज में हमें बड़े बड़े स्टोन्स, कैसे स्टोन्स? हमें बड़े बड़े स्टोन्स मिले हैं। बहुत बड़े बड़े स्टोन आर्किटेक्चर्स किस लिए इस्तेमाल में लाए गए, किस लिए ये यूज किए गए, उनके बारे में हम लोग इसमें बात कर रहे हैं, राइट? तो मैं उम्मीद करता हूं आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। ये बहुत सिंपल सी चीज है। मेगालिथिक एज वाज द एज एसोसिएटेड विद द ह्यूमन प्रैक्टिसेस व्हिच वर यूजिंग द लार्ज साइज्ड स्टोन्स, राइट? महापाषाण काल मानव सभ्यता के विकास का वो काल माना जाता है इतिहास में, जिस काल में मानव ने अपने उपयोग में बड़े बड़े पत्थरों, बड़े बड़े आकार के पत्थरों या पाषाणों का प्रयोग किया। फिर दूसरा क्वेश्चन ये उठता है, बोले सर ये तो हमें समझ में आ गया मेगालिथिक क्या है, अब आप ये समझा दो कि ये जो पत्थर बड़े बड़े इस्तेमाल हो रहे थे वो क्यों हो रहे थे? क्या बना क्या रहे थे? घर बना रहे थे या फिर सॉरी, क्या घर बना रहे थे या कुछ और बना रहे थे? तो मैं आपको बताऊं, इस एज में जाकर के ह्यूमन ने जिस प्रैक्टिस को डेवलप किया है, दैट प्रैक्टिस इज द बुरियल प्रैक्टिस, यानी शवाधान की प्रक्रिया। हम इसे क्या कहते हैं? हम इसे कहते हैं बेटा बुरियल प्रैक्टिस। बुरियल प्रैक्टिस यानी शवाधान की प्रक्रिया क्या है? जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके मृत शरीर को एक तरह से नष्ट करने की क्रिया को शवाधान या बुरियल कहते हैं। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, हमें इस बात पर विचार करना पड़ा। इनिशियल जो फेज आया उसमें तो हमने ऐसा किया, लाइक होमोनिन्स का एज देखें, होमो इरेक्टस का एज देखें, अर्ली स्टोन एज का पीरियड में कह रहा हूं आपसे, व्हेन ह्यूमन वाज गोइंग टू बी इवैल्यूएटेड ऑन दिस प्लैनेट, जब मानव विकसित हो रहा है, तब तो ये रहा है कि भाई प्रकृति से उत्पन्न हुआ शब्द जो है या शरीर जो है वो प्रकृति के हवाले कर दिया जाए। तो शरीर अगर मर गया तो उसे छोड़ दो, वैसे ही जैसे आज भी जानवरों में होता है। जंगल में कोई जानवर मर जाए तो उसे थोड़ी कोई बरियल का रिचुअल्स किए जाते हैं उसके लिए, तो मर जाता है, उसको प्रकृति के हवाले कर दिया जाए, है ना? धीरे 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 बैक्टीरियल डिकम्पोज होता है, जो डिकम्पोजर्स है नेचर में वो लोग उसको डिकम्पोज करते हैं, और जो पहले का हिस्सा होता है जो बिना सड़ा गला होता है उसे दूसरे जानवर खा जाते। तो वैसे ही मनुष्य, इंसान के साथ भी हुआ था। लेकिन धीरे धीरे जैसे सोसाइटी आगे बढ़ी, दैट मींस सोसाइटी डेवलप हुई, तो ह्यूमन जो है वो सिविलाइज्ड होता गया, मैंने आपको बताया। और जब एज ऑफ सिविलाइजेशन में गए तो हमें ये सब चीजें भी समझ में आ गई कि भैया हमें इन सब चीजों में भी एक रिस्पेक्टफुल रवैया अपनाना पड़ेगा, ये भी एक पार्ट ऑफ सिविलाइजेशन होगा। तो हमने जब ये प्रैक्टिसेस शुरू करी तो इन प्रैक्टिसेस से सिविलाइजेशन शुरू हुआ, राइट? एनिमल्स आर नॉट लिविंग अ सिविलाइज्ड लाइफ, बट वी ह्यूमन आर लिविंग द सिविलाइज्ड लाइफ। व्हाई वी ह्यूमंस आर लिविंग द सिविलाइज्ड लाइफ? क्योंकि हमने उन सिविलाइजेशंस के अंडर अपनी सोसाइटी के प्रोटोकॉल्स बनाए। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। इन्हीं प्रोटोकॉल्स में से एक प्रोटोकॉल हमारा बुरियल प्रैक्टिसेस का भी है, शवाधान का भी है ना? जैसे आज की डेट में आप देखो, कोई व्यक्ति मर जाए तो उसके शव को क्या किया जाता है? जला दिया जाता है या दफना दिया जाता है ना? कहीं कहीं और रिचुअल्स होते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपसे बात करूं, पारसी धर्म में उसमें दोकविनाशिनी नाम की एक अलग प्रथा चलती है, जिसमें एक डेथ टावर बनाया जाता है। उस डेथ टावर पर ले जाकर के बॉडी रख दी जाती है। जो गिद्ध होते हैं, वल्चर्स होते हैं, वो आकर के उस बॉडी को खा जाते हैं, और जो स्केलेटन पार्ट होता है वो वहीं रह जाता है। तो उन लोगों का आज भी ये मानना है कि भाई नेचर से ओरिजिनेट हुई है बॉडी, नेचर में जाकर के उसको हवाले कर दो, इसे दुख विनाशिनी कहते हैं, राइट? अभी हालिया तौर पर ये बहुत करंट अफेयर में भी रही थी रिसेंटली। इंडिया के एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट रतन टाटा की जब मृत्यु हुई थी, तब ये बात बहुत सारी न्यूज़पेपर्स में भी आई थी, अगर आपने पढ़ी होगी, कि क्या उनके लिए दुख विनाशिनी की प्रथा
आगे बढ़ाई जाएगी या कि फिर सामान्य हिंदू रीति रिवाज के अनुसार उन्हें जला दिया जाएगा? क्योंकि क्या हुआ, देखो कोविड 2020 में जब कोविड ईयर चल रहा था, कोविड पैंडेमिक आया, तो उस टाइम पर दुख विनाशिनी के लिए रोक लगा दी गई थी। इवन कोर्ट ने भी इसके बारे में आदेश दिए थे कि ये समय नहीं है कि हम इस प्रैक्टिस को करें, क्योंकि एक इन्फेक्टेड बॉडी को इस तरह से खुले में छोड़ देना है, दैट इज नॉट गुड, क्योंकि उससे ये इन्फेक्शन और ज्यादा वायरल हो सकता है और बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, सिचुएशन हाथ से निकल सकती है। तो तब से पारसी रिलीजन में भी बहुत बार ऐसा हो रहा है कई जगहों पर कि वो शवों को जला दे रहे हैं, राइट। तो ये शवों को शवदाह करना कहते हैं इसे, है ना, बर्निंग ऑफ द डेथ बॉडी। तो बेसिकली उसी तरीके का ये जो बरियल प्रैक्टिसेस हैं उनको अब अर्लियर फेजेस में हमने शवदाह की प्रक्रिया को इस्तेमाल नहीं किया। अगर आप जाकर के देखोगे तो आपको शवदाह की प्रक्रिया अर्लियर फेजेस में नहीं मिलती। ये प्रक्रियाएं जब हमारा सिविलाइजेशन और आगे बढ़ा, फिर हमने रिलीजियस प्रोटोकॉल्स को और ज्यादा इंटेंसली डेवलप किया है और उन्हें फॉलो करना शुरू किया अपनी सोसाइटी में, तब हमने शवदाह पर चले गए। दैट मींस डेथ बॉडी को बर्न करने की कंडीशन पर हम लोग चले गए। बट व्हेन वी डिस्कस अबाउट द अर्ली एजेस, जब हम बहुत पहले समय की बात करते हैं, तो यहां क्या हो रहा है, जो बरियल प्रैक्टिसेस है वो बेसिकली दफनाने से संबंधित है। मतलब शवों को दफनाया या गाड़ा जाता है, दफनाया या गाड़ा जाता है। So we simply or digging a pit and कई जगहों पर हम डायरेक्ट शव को दफना रहे हैं, कई जगहों पर उसके लिए कॉफिन यानी कि ताबूत, यानी एक तरीके का बक्सा जो शरीर के आकार का हो, जिसमें शरीर को सुरक्षित रख दिया जाता है और फिर उसको दफन किया जाता है। तो इस तरीके के ताबूत या कॉफिन का यूज किया जाता है। ये अपने अपने अलग रिचुअल्स हैं, अलग अलग सिस्टम से आते हैं। यहां पर भी हमें ये सारी चीजें दिखाई देती हैं। जैसे अगर आप इजिप्शियन सिविलाइजेशन में जाकर देखोगे, जो अर्लियर टाइम में इजिप्ट में पैदा हुआ था, नाइल रिवर या नील नदी के किनारे पर, तो वहां जाकर देखते हो तो वो उन लोगों का अपना एक मानना था। इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी हमें इस तरीके कुछ एविडेंसेस मिले हैं और मेगालिथिक एज में भी मिले हैं। लाइक देखो, पहली बात तो आप ये समझो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखो, पूरी दुनिया में आज तक ऐसा कोई रिलीजन नहीं हुआ। देखो, हर एक रिलीजन में कहीं ना कहीं मतभेद है। चाहे आप बात कर लो हिंदुइज्म की, चाहे आप बात कर लो इस्लाम की, चाहे आप बात कर लो क्रिश्चियनिटी की, चाहे आप बात कर लो ज्यूस यानी यहूदी धर्म की, आप बात कर लीजिए पारसी रिलीजन की या जैन या बौद्ध धर्म की। इन सारे रिलीजन्स में अपने अपने सेक्ट्स को फॉलो करने के लिए अलग अलग रूल्स या सेट ऑफ कोड्स डिजाइन किए गए हैं। लाइफ के लिए अलग अलग फिलोसफीज हैं, राइट। और यहां तक कि मैं आपसे कह रहा हूं कि मृत्यु के बाद जो मोक्ष नाम का शब्द इस्तेमाल किया गया, सैल्वेशन, उसके लिए भी अपनी अपनी फिलोसफीज हैं। लेकिन पूरी दुनिया में सारे धर्म, सारे रिलीजन सिर्फ एक ही ऐसा कंसेप्ट है जिस पर आकर के पूरी तरीके से यूनाइटेड हो जाते हैं, इंटीग्रेट हो जाते हैं। ये कंसेप्ट सारे रिलीजन्स में आपको सेम मिलेगा। और ये कंसेप्ट हिंदुइज्म में लिखे गए वेदास के जो उपनिषद हैं वहां से ओरिजिनेट हुआ, यानी उपनिषदों में सबसे पहले इसकी बात की गई थी। इस कंसेप्ट का नाम है कर्मा एंड पुनर्जन्म। दैट मींस द कर्मा एंड रीबर्थ, यानी कि कर्म और पुनर्जन्म। ये बहुत महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ लाइफ माने गए इन द रिलीजियस फिलॉसफी। और ये हर एक रिलीजन में एक्सेप्ट किया गया है। ऐसा कोई रिलीजन आप नहीं देख सकते पूरी दुनिया में जो कर्मा को और रीबर्थ को, यानी कर्म और पुनर्जन्म की व्याख्या को एक्सेप्ट नहीं करता, राइट। तो अगर आप देखोगे तो यहां पर भी उसके एविडेंसेस देखने को मिलते हैं। आप इंडस वैली सिविलाइजेशन में चले जाइए, इजिप्शियन सिविलाइजेशन में चले जाइए, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में चले जाइए, आप मेगालिथिक कल्चर में आ जाइए, आपको सब जगह मिलेगा। यहां पर भी बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस मिले हैं जिसमें किसी मृत व्यक्ति को, यानी कि डेड बॉडी को जब दफनाया जा रहा है, गाड़ा जा रहा है मिट्टी में किसी भी मेथड से, तो उसके साथ कुछ एसेंशियल नीड ऑफ लाइफ के जो रिसोर्सेज हैं, जो सामान है, जो गुड्स हैं, वो उसके साथ रख दिए जा रहे हैं। क्यों रख दिए जा रहे हैं? क्योंकि उनका मानना है दैट देयर इज अ लाइफ आफ्टर डेथ, क्योंकि वहां जीवन के बाद एक मृत्यु के बाद एक जीवन है, ऐसा वो मान रहे हैं। तो इस वजह से जो मृतक है उसके साथ उसके जरूरी सामानों को दफन करने की प्रथा चल रही है। इजिप्शियन सिविलाइजेशन में आप जाकर देखोगे, लाइक द सिविलाइजेशन ऑफ पिरामिड्स, तो उसमें आप जाकर देखोगे तो पूरा बॉडी को सिक्योर करके रखते थे ताकि वो जल्दी डिस्ट्रॉय ना हो, राइट। पूरा उसको कवर अप करके कुछ उनके जो केमिकल्स होते थे उनका यूज करते थे, उसको रैप करते थे और उसके बाद कॉफिन का यूज करते थे जिसमें उसको सिक्योरली लिटा करके उस शव को दफनाया जाता था या एक पिरामिड के अंदर सिक्योरली रखा जाता था। तो आप देखो तो ऐसा क्यों किया जाता था? क्योंकि उनका एक कंसेप्ट था बहुत, और मेगालिथिक एज में भी आपको एक कंसेप्ट देखने को मिलता है। तो हम यहां पर मेथड ऑफ बरियल प्रैक्टिस को देखने वाले हैं कि लोगों ने फिर जैसे जैसे अपनी सोसाइटी को डेवलप किया है, तो सोसाइटी को डेवलप करते हुए उन्होंने इस बात को इंपॉर्टेंट माना कि आदमी के मरने के बाद उसका बरियल भी होना चाहिए और रिस्पेक्टफुली होना चाहिए, उसकी बॉडी का डिकम्पोजिशन होना चाहिए और रिस्पेक्टफुली होना चाहिए, और वो एक ऐसे नहीं होना चाहिए, वो एक मेमोरियल के तौर पर तैयार होना चाहिए, एक स्मृति के तौर पर उसकी स्थापना की जानी चाहिए। जो कब्र है उसको बनाया जाना चाहिए। वाह, कब जो आप देखते हो आज की डेट में क्रिश्चियन सेमेट्रीज देखते हो या इस्लामिक कब्रिस्तान है उनको देखते हो,
या अलग अलग जगहों पर जैसे महान संतों की समाधियां देखते हो, सूफी संतों की दरगाह देखते हो, क्यों आप देख रहे हो? ये सब क्यों बनाई हुई है? अरे सिंपल सा जमीन में गाड़ा भी तो जा सकता था, दफनाया भी तो जा सकता था शव को, ये क्यों बनाए गए हैं? क्यों आखिर एक कब्र के ऊपर एक पत्थर रखा गया है? भाई सोचो, ये हमें बताएंगे, यहां से ही हमें पता चलेगा। वो प्रैक्टिस इसलिए की गई ताकि हम सालों साल इतिहास में उस व्यक्ति को याद रख सकें, उन लोगों को याद रख सकें। दैट वाज अ काइंड ऑफ मेमोरी, वो एक मेमोरियल के तौर पर डेवलप किया गया। आई होप आप समझ पा रहे हैं इस चीज को, राइट? तो उसी चीज को लाइक ये इमोशंस में हमारे अलाइव रहे, तो हमने उसी चीज को इस एज में देखा है। जब हम इस एज में इसकी बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि किस तरह से ये पूरा का पूरा पार्ट डेवलप हुआ, राइट? जब आप इसमें देखो, अब मैं टाइप्स ऑफ बरियल्स आपको सारे के सारे बताने की कोशिश कर रहा हूं, है ना? जो टाइप्स ऑफ बरियल्स, किस किस तरीके के बरियल्स हुए हैं, किस किस तरीके से वो आगे बढ़े हैं, राइट? तो आप जब सामने देख रहे हैं मेरे ये सारे के सारे जो बरियल्स हैं, These all are type of the burials, है ना? इसमें जब हम सबसे पहला, जैसे ये वाला बरियल का टाइप आप देख रहे हो, इसको डलमेन कहा गया है। क्या कहा गया है? डलमेन बरियल कहा गया है, राइट? डलमेन बरियल का कंसेप्ट क्या है? बेसिकली इसमें हो कुछ नहीं रहा है, इसमें पत्थरों को परपेंडिकुलर रखा जाता था जमीन में। देखो यहां जमीन है, यहां पर एक शव जो होता था, एक बॉडी जो होती थी, उसे गाड़ दिया जाता था, दफना दिया जाता था इसके अंदर, एक गड्ढा खोद करके फिर उसके ऊपर पत्थर रखे जाते थे परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर पत्थरों के ऊपर पैरेलली एक हॉरिजॉन्टल स्टोन रखा जाता था जो फ्लैट होता था। इट वाज अ फ्लैट स्टोन, हॉरिजॉन्टली वाज केप्ट। अ फ्लैट स्टोन हॉरिजॉन्टली वाज केप्ट, राइट, ऑन द परपेंडिकुलर स्टोन्स, है ना? तो ये एक टाइप ऑफ बरियल है, एक टाइप ऑफ प्रैक्टिस ऑफ बरियल है, जो ये बता रही है कि किस तरीके से ये लोग शवों को दफनाते थे। एक टाइप हमें ये मिलता है, दूसरा टाइप हमें ये मिलता है। ये बेसिकली अगर आप इसको देखोगे तो ये एक सर्कुलर स्ट्रक्चर हुआ करता था, इसे हम बोलते थे कैर्न बुरियल। कैर्न बुरियल का मतलब क्या हो गया? कैर्न बुरियल का मतलब हो गया बेसिकली शव को दफना करके उसके ऊपर स्टोन्स को इकट्ठा करके एक सर्कुलर स्ट्रक्चर, माउंड शेप, जैसे स्तूप होता है ना, वैसा माउंड शेप। ये पत्थर जो है सिर्फ रखे हुए हैं, किसी तरीके से पेस्टिंग नहीं की गई इनके बीच में ना, तो उनका एक सर्कुलर स्ट्रक्चर डिजाइन किया जाता, जैसा आप देख रहे हो सर्कुलर स्ट्रक्चर डिजाइन किया जाता था। और जो मेन प्लेस ऑफ बरियल होती थी उसके लिए एक एंट्रेंस इसमें दिया जाता था, जैसा आप यहां पर ये एंट्रेंस देख रहे होगे, ये एक ऐसा एंट्रेंस यहां पर दिया जाता था। ये एंट्रेंस जो मेन बरियल साइड तक जाने के लिए होता था, इसको हम बोलते थे कैर्न बरियल। क्या बोलते थे? कैर्न बरियल। तो ये भी एक टाइप ऑफ बरियल हमें यहां मिला है। नेक्स्ट आप यहां पर आते हैं, ये टाइप ऑफ बरियल जो है इसको मेनहिर नाम दिया गया है, मेनहिर बरियल, राइट? मेनहिर बरियल क्या होता था? इसमें क्या होता था, शव को दफना करके, बॉडी को दफना करके उस बॉडी के ऊपर एक परपेंडिकुलर सिमेट्रिकल स्टोन होता था, सममित एक पत्थर होता था बड़े साइज का, उस स्टोन को रख दिया जाता था एक याद बनाने के लिए कि देयर इज अ बरियल साइट, राइट? तो हमें एक बरियल ये भी मिला है, एक बरियल प्रैक्टिस में हमें ये भी मिला है। फिर नेक्स्ट उस पर आते हैं, दीज आर वेरी सिंपल इजी, आप देखते जाओ समझते जाओ और खत्म हो जाता है टॉपिक, राइट? फिर आता है फोर्थ टाइप ऑफ बरियल प्रैक्टिस, दैट इज सिस्ट। यह है सिस्ट बरियल। सिस्ट बरियल में क्या हो रहा है? बेसिकली इसमें गड्ढा खोदा जाता था रेक्टेंगुलर शेप का, बॉडी को शेप बनाने के लिए, लाइक बॉडी इजीली उसमें शिफ्ट की जा सके। एक गड्ढा खोदा जाता था जमीन के अंदर, और इसमें भी टाइप ऑफ अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से बरियल हो रहा है। पहला डायरेक्टली बॉडी इसमें प्लेस कर दी जाती थी, रख दी जाती थी। किसी किसी जगह पर बॉडी को सिक्योर किया जाता था अलग अलग तरीके से, और कहीं कहीं पर बॉडी के लिए कॉफिन यूज किया गया है, जिसमें कॉफिन में बॉडी को दबा करके, मतलब कॉफिन में रख करके उस कॉफिन को इसमें रख दिया जाता था और ऊपर से इसको कवर किया जाता था, स्टोन से ही बनाया जाता था। तो ये बेसिकली सिस्ट बरियल कहा गया है। कहीं कहीं पर इसका नाम सिर्फ सिस्ट मिलता है, बेसिकली इसको सिस्ट बरियल कहते हैं। अच्छा, यहां आप आते हैं, इस बरियल का नाम, ये जो इमेज अभी आप देख रहे हैं मेरे सामने, इसे हम कहते हैं टॉपिकल कैपस्टोन। इसे क्या कहते हैं? टॉपिकल कैपस्टोन बरियल। ये कैसा है? टॉपिकल कैपस्टोन, इससे आप, इसे नाम से आप समझ सकते हैं। देखो टॉपिकल का मतलब होता है लास्ट, अंतिम, सबसे ऊपर वाला, राइट? जब हम कोई चीज कर रहे हो तो लास्ट में हमने क्या किया, दैट इज टॉपिकल, राइट? एक कैपस्टोन होता था, जैसा आप यहां पर देख रहे हैं ऊपर की ओर, देखो दिस इज, राइट, दैट वाज अ काइंड ऑफ कैपस्टोन, इसको हम बोलते थे कैपस्टोन, राइट? तो ये जो कैपस्टोन होता था, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा इसमें, दैट वाज द कैपस्टोन, राइट? तो इसको ऊपर रखा जाता था, एक शव को दबा करके, दफना करके उसके ऊपर एक इस शेप का एक पत्थर रखा जाता था सबसे ऊपर लास्ट में, राइट? इसे आच्छादन शिला भी कहते हैं,
अच्छादान शिला। वैसे इनके हिंदी नाम मिलते नहीं है ज्यादातर, इसलिए मैंने आपको बताया नहीं है, तो हिंदी मीडियम वाले भी इसको उसी रूप में देखें। अच्छादान शिला, इसे क्या कहते हैं? अच्छादान शिला के नाम से भी जाना जाता था, जिसमें आपको ये दिखाई दे रहा है स्टोन, राइट। फिर नेक्स्ट आपके सामने जो आता है वो है सर्कुलर पिट स्टोन बरियर। ये है सर्कुलर पिट स्टोन बरियर। व्हाट इज सर्कुलर पिट स्टोन बरियर? देखो, सर्कुलर पिट स्टोन बरियल का मतलब क्या है? इसमें क्या होता था, एक शव को दफना दिया जाता था, जमीन के अंदर दफन करने के बाद जो दफनाया हुआ एरिया होता था उसके ऊपर स्टोन्स रखे जाते थे और सर्कुलर फॉर्म में रखे जाते थे, जैसा आपको अभी यहां दिखाई दे रहा होगा। ये स्टोन्स सर्कुलर फॉर्म में रखे जाते थे, राइट, जिससे ये आइडेंटिफिकेशन हो सके दैट देयर इज अ बरियल साइट। ये एक यहां पर या वहां पर एक बरियल साइट है जो शवाधान करने का स्थान है यहां पर, राइट। तो ये सर्कुलर पिट स्टोन बरियल के नाम से जाना जाता था। बेसिकली अगर आप देखते हैं, लाइक ये सारे के सारे बरियल्स के टाइप्स हैं जो आपको यहां दिखाई देते हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। हमने मेनहीर देखा है, हमने कैन देखा है, हमने सिस्ट देखा है, हमने डॉल्मेन देखा है, और हमने टॉपिकल कैपस्टोन बरियल देखा है, सर्कुलर पिट शेप बरियल देखा है, राइट। इसके अलावा भी लाइक सार्कोफेगस बरियल, इजिप्ट के जो सिविलाइजेशन में आपको पिरामिड्स में बरियल्स के प्रैक्टिसेस दिखते हैं, वो उसी टाइप के हैं। जो हमें अपने आसपास की जगहों से, स्पेशली इंडिया के साइड से मिले हैं, उनके बारे में मैंने आपको बताया। लेकिन अभी ये यहां पर खत्म नहीं होता है। बेसिकली अभी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें बचता है, दैट इज कि सर मिला कहां कहां है, साइट्स तो बताइए सर। ये भी जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइट इज नॉट रिलेटेड टू मेगालिथिक एज। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल महापाषाणकालीन प्रमाणों से संबंधित नहीं है? तो वो साइट्स को हमें पता होना चाहिए, स्पेशली जो मेजर साइट्स हैं वो हमें पता होनी चाहिए। तो जब हम इंडिया में देखते हैं इसको डायरेक्टली, अगर हम सीधे मैप से ही कंप्लीट कर लेंगे तो हमें और अच्छे से ये चीज याद हो जाएगी, राइट। तो हम जब इसको मैप में डिजाइन करने की कोशिश करते हैं सो दैट हम इजीली इसको समझ सकें, राइट। छोटा हो रहा है क्या मैप? थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ना। इंडिया का मैप है, भारत का नक्शा तो थोड़ा बड़ा ही होना चाहिए, तभी मजा आएगा। ओके, तो यहां पर आप जाते हैं तो सबसे पहला तो ये मान लीजिए कि देखो, ये बीचों बीच जो इलाका आता है, ये जो बॉर्डर लाइन में खींच रहा हूं, दैट बॉर्डर लाइन इंडिकेट्स विंध्यास। ये विंध्य क्षेत्र को इंडिकेट करती है, विंध्य नर्मदा रीजन, विंध्या माउंटेन्स और नर्मदा वैली जिस रीजन में आती है उसे इंडिकेट करे, ठीक। और इसके नीचे का जो पूरा इलाका है, ये वाला पूरा इलाका जो आपको दिखाई देता है, दिस रीजन इज कॉल्ड डेक्कन इंडिया। ये पूरा का पूरा भारत का दक्कन क्षेत्र है, इट इज कॉल्ड डेक्कन एरिया। ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है वो दक्कन क्षेत्र है। अब आपसे पूछा जाए मेगालिथिक एज के लिए यानी महापाषाण काल के लिए, तो आपको यह बताना है कि सर मेगालिथिक एज की साइट्स या इसकी प्रैक्टिसेस सबसे ज्यादा डेक्कन एरिया में हुई हैं या डेक्कन इंडिया में हुई हैं, नॉर्दर्न इंडिया में नहीं हुई। फिर भी नॉर्दर्न इंडिया में जो कुछ साइट्स आपको मिलती भी हैं, वो साइट्स में अगर आप देखोगे तो सबसे पहले जो यूपी में है बस वहीं पर एक साइट कुछ साइट्स आती हैं। जैसे सबसे पहली साइट जो यहां पर मिलती है आपको, ये मिर्जापुर में मिलती है। दूसरी साइट आपको बांदा के रीजन में भी मिलती है, कुछ मध्य प्रदेश से लगा हुआ जिला है। और फिर तीसरी साइट इलाहाबाद, इलाहाबाद नहीं प्रयागराज लिखना पड़ेगा, ना योगी जी नाराज हो जाएंगे मुझसे। ओके, प्रयागराज, ठीक है भैया, ध्यान रखना है ना, इलाहाबाद नहीं बोलना, प्रयागराज बोलना, परेशान हो जाओगे। मिर्जापुर, बांदा और प्रयागराज। जबकि साउथ में जाकर देखेंगे, दक्षिण भारत या दक्कन भारत में जाकर देखेंगे तो कर्नाटका का जो रीजन है उसमें अगर आप जाकर देखते हैं तो आपको कुछ साइट्स मिलती हैं, जैसे ब्रह्मगिरी। ये मैंने आपको नियोलिथिक कल्चर में भी बताया था, इस समय यहां पर डेवलपमेंट शुरू हुआ है। तो ब्रह्मगिरी की साइट है, मास्की की साइट है कर्नाटका में, मास्की की साइट है। फिर आप तमिलनाडु में आ जाते हो, ये कर्नाटका का है, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं कंफ्यूज ना होना, कर्नाटका का। फिर आप तमिलनाडु में आ जाते हो तो यहां आदि चिन्नलूर, आदि चिन्नलूर की साइट है, इट इज इन तमिलनाडु। ये तमिलनाडु में है जहां पाई जाती है मेगालिथिक कल्चर के एविडेंसेस, यहां से मिले हैं, साइट्स मिली हैं।
फिर आप जब आंध्र प्रदेश में जाते हैं तो यहां आपको नागार्जुनकोंडा मिलता है, नागार्जुनकोंडा, राइट। ये नागार्जुनकोंडा भी पैलियोलिथिक साइट्स में इंपॉर्टेंट माना गया है, नागार्जुनकोंडा, राइट। इट इज इन आंध्रा, ये आंध्र प्रदेश में है। और फिर एक साइट आप जाते हैं महाराष्ट्र में भी मिलता है, जो है जुन्नार, जुन्नार नाम की जगह पर महाराष्ट्र में साइट मिलती है, दैट इज इन महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र में है, राइट। जुन्नार, इसे भी हमें याद रखना है भाई, है ना। तो ये आपका पूरा का पूरा पार्ट यहां पर आपको दिखाई देता है। जो साइट्स हैं वो हमने एक ही मैप में कवर अप की हैं, इन्हें आपको ध्यान रखना है। फिर भी ध्यान रखिए, मेजर मेगालिथिक साइट्स जो हमें मिली हैं वो मेजर मेगालिथिक साइट्स हमें साउथ इंडिया से मिली हैं, ना कि हमें नॉर्थ इंडिया से मिली हैं, साउथ इंडिया से हमें मिली हैं, राइट। नेक्स्ट इज कि ये जो कल्चर है इसकी क्या सिमिलैरिटीज रही हैं। देखो ये सिविलाइज्ड एरा है, स्टोन एज से थोड़ा सा डिफरेंट है। पैलियोलिथिक और मेगालिथिक एज में हमने सिविलाइजेशन को शुरू नहीं माना। यहाँ पॉटरी आर्ट भी मिली है जो नियोलिथिक पीरियड में डेवलप हो गई थी। बेसिकली ब्लैक एंड रेड पॉटरी वेयर्स या फिर जो मृद भांड है, पॉटरी वेयर्स यानी कि मिट्टी से बने हुए बर्तन, राइट। तो मिट्टी को आकार देकर के भट्टी में तपा करके जो आज की डेट में कुम्हार करता है ना काम, बिल्कुल वही एग्जैक्टली वही काम पॉटरी मेकर्स उस टाइम पे किया करते थे। तो इसकी कला जो है ये आर्ट नियोलिथिक कल्चर से डेवलप हो गई थी, पॉटरी मेकिंग। ये ध्यान रखिए। अगर कोई पूछता है कि पॉटरी मेकिंग मृदभांड बनाने की कला कब से शुरू हुई, आप बताएंगे नवपाषाण काल नियोलिथिक पीरियड से, और महापाषाण काल में ये और उन्नत हो गई है, राइट। धीरे धीरे ये डेवलप हो गए, तो इसके बारे में एविडेंसेस हमें मिलते हैं, राइट। तो ये वाला लेक्चर जो है भैया वो थोड़ा मैंने कोशिश की है कि एक ही लेक्चर में हम उसे कैसे समराइज कर सकते हैं, पूरा का पूरा एक शॉर्ट पार्ट में कैसे देख सकते हैं, सो दैट मुझे लगता है कि दैट इज मोर देन सफिशिएंट। कि अगर कोई क्वेश्चन उठता भी आपके एग्जाम में तो बस ये मोर देन सफिशिएंट, आप सिर्फ इतना भी पढ़ लोगे ना तो आपका काम बन जाएगा, आपको इसके अलावा और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, राइट। इसके अलावा अगर आपके कोई भी डाउट्स क्वेश्चन है, यू कैन कमेंट अस, यू कैन कॉन्टेक्ट अस एनी टाइम, वी आर रेडी फॉर यू। आप हमसे कभी भी संपर्क कर सकते हैं। आज के लेक्चर को हम यहीं खत्म करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के लिए हम आगे और तैयारी करते हैं। आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।